बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक बादशाह शाहजहां को पढ़ेंगे। बादशाह शाहजहां की डेट है 4 फरवरी 1628 को। ये आगरा की सत्ता पर आसीन होते हैं, या आप कह सकते हैं कि मुगल बादशाह बनते हैं। क्लियर? और किस नाम से बनते हैं? तो थोड़ा नाम बड़ा है, उसे याद रखिएगा। अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरानी। ठीक है, अबुल मुजफ्फर। ठीक है, मोहम्मद साहब, अबुल मुजफ्फर नहीं, शिहाबुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, फिर क्या है? साहिब लिखा जाता है। किरान उस सानी। इतनी बड़ी उपाधियों को उन्होंने धारण किया था। आप इतना याद रखिएगा, किरान उस सानी की उपाधि को उन्होंने धारण किया था। अब थोड़ी बात आपको और याद रखनी है कि कैसे इन्होंने सत्ता पाया था। आप कहेंगे जहांगीर के जो बड़े बेटे हैं खुसरो, या आप कह सकते हैं बादशाह शाहजहां के जो बड़े बेटे थे, भाई थे, मतलब बादशाह जहांगीर के बड़े बेटे और शाहजहां के बड़े भाई खुसरो, ये खुसरो थे। ठीक है, इन्हीं खुसरो की एक संतान थी दावर वक्त। बच्चों देखिए, खुसरो की संतान है दावर वक्त। यही खुसरो जिसका इलाहाबाद के खुलदाबाद में जो मज़ार है उसे खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। इसी खुसरो का बेटा है दावर वक्त। ये माइनर है, और इसी माइनर को क्या किया गया था? शाहजहां द्वारा कत्ल कर दिया गया था। और कत्ल करने के बाद, मतलब मार दिया गया था, और इसके बाद शाहजहां हिंदुस्तान के बादशाह बने थे। तो हम आपको बताना चाहेंगे थोड़ी बातें, और फिर हम इनका परिचय देंगे आपको। एक्चुअली देखिए, जो जहांगीर हैं, उनके बेटे तो 4 आपको बताया था मैंने। एक ये देखिए खुसरो है जो सबसे बड़े हैं। इसके बाद ये शाहजहां उर्फ खुर्रम है, शाहजहां है। इसके बाद हमने आपको बताया था परवेज। फिर हमने आपसे कहा था शहरयार। तो ये जो शहरयार हैं, ये किसके दामाद हैं? जाहिर सी बात है कि ये नूरजहां के दामाद हैं। ठीक है, नूरजहां के दामाद हैं ये, सन इन लॉ। और ये देखिए, नूरजहां के भाई थे कौन? आसफ खां। नूरजहां के भाई हैं, मतलब आसफ और नूरजहां में रिश्ता क्या है? भाई बहन। और आसफ का दामाद है कौन? शाहजहां। तो आसफ क्या चाहते थे? कि मेरा दामाद हिंदुस्तान का बादशाह बने। मैडम क्या चाहती हैं? कि मेरा दामाद हिंदुस्तान के तख्त को पाए। फिर जाहिर सी बात है कि संघर्ष होगा ही होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में संघर्ष तो होना बट नेचुरल है। ठीक है, और इसमें बाजी कौन मार गया? आसफ शाहजहां को बनाने में सत्तासीन हो गए थे। तो आसफ ने कैसे बनाया? एग्जैक्टली देखिए, जिस समय
बादशाह जहांगीर मरे थे उस समय शाहजहां कहाँ थे? बालाघाट के क्या है? सूबेदार हैं, दक्षिण में हैं। तो आसफ ने शाहजहां से कहा था कि आप जल्दी से जल्दी आगरा पहुँचें, और इसी आसफ ने ये जो आपने लिखा है दाबर वक्त, इसी को इन्होंने सत्तासीन कर दिया था, ठीक है, ताकि चेयर खाली न रहे। क्लियर? तो आप ये देखिए, जब शाहजहां आगरा पहुंचते हैं तो इसी दाबर वक्त की हत्या करा दी जाती है, और हत्या कराने के बाद हिंदुस्तान की तख्त किसको मिल जाती है? शाहजहां को मिल जाती है। अब थोड़ा यहाँ पे आप जान लीजिएगा, जो बेगम नूरजहां हैं, इन्होंने शहरयार को लाहौर में हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था। बाद में शाहजहां लाहौर पहुँचेंगे और शहरयार की क्रूर हत्या करके, ठीक है, क्या किया गया? इनकी चुनौती को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आपने इतना मैटर जाना, ठीक है। अब थोड़ा सा बताने का मतलब तो नहीं रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उसे एक बार रिकॉल कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहजहां के पिता कौन है? जहांगीर हैं, और माँ कौन थी? भानुमती थी, जिन्हें बादशाह बेगम हम लोगों ने कहा था, ठीक है। और इसी जहांगीर और भानुमती के संतान है खुर्रम। बताया था आपको, क्या नाम बताया था? खुर्रम। ये खुर्रम नाम किसने दिया था? दादा अकबर ने दिया था, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? आनंद देने वाला, हु गिव प्लेजर, आनंद देने वाला, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कब होता है, तो आप कह दोगे कि सर इनका जन्म जो होता है वह 1592 में होता है। कहाँ होता है? आप कहोगे कि सर लाहौर के किले में ही इनका जन्म होता है, ठीक है। अब बच्चों 5 जनवरी 1592 को, ठीक है, लाहौर में ही इनका जन्म होता है, ठीक है। आप अब एक चीज़ जब इतना जान गए तो अब आपको एक चीज़ और याद रखना है। क्या याद रखना है? कि इनके शिक्षक कौन हैं। शाहजहां के शिक्षक कौन है, प्रारंभिक शिक्षक कौन है? तो आप कह देंगे कि सर एक है मुल्ला कासिम बेग तबरेजी, मुल्ला कासिम बेग तबरेजी। ये मुल्ला कासिम बेग तबरेजी कैसे हैं शिक्षक? इनके प्रारंभिक शिक्षक हैं। दूसरे कौन शिक्षक हैं इनके? हकीम अली गिलानी, हकीम अली गिलानी, ठीक है। अरे भाई एक टीचर थोड़ा ना पढ़ता है, और भी तो टीचर होंगे यार, एक ही टीचर होगा, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देखा, अब आप अगली बातें कर रही कि भाषा इनकी क्या है? तो आप कह दोगे कि सर देखो ये फारसी अच्छा जानते थे, संस्कृत भी अच्छा जानते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने संस्कृत अच्छा जानते थे और संस्कृत में ये गाना गाया करते थे। मतलब आप याद रखिएगा, बादशाह शाहजहां उच्च कोटि के संगीतकार थे, और पंडित जगन्नाथ से इन्होंने, ठीक है, संगीत में शास्त्रार्थ किया था, ठीक है। यही पंडित जगन्नाथ है जिसकी किताब है रस गंगा धर लहरी, ठीक है, रस गंगाधर लहरी, ठीक है ना। तो और इसके अतिरिक्त इनको हिंदी भी आती थी। जिसको संस्कृत आ रही है, हिंदी तो आएगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जनाब के विवाह के। बादशाह शाहजहां के विवाह की बातें करेंगे,
ठीक है। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बस केवल एक विवाह की बात करेंगे और वो है मैडम मुमताज। ठीक है। तो बच्चों, ये अभी हमने बताया था आपसे कि यह आसफ के दामाद हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इनका जो विवाह हुआ था वो कब हुआ था? 1612 में हुआ था। ठीक है। किससे हुआ था? आसफ की पुत्री से हुआ था। क्या नाम था इसका? आरजू मंद बानू बेगम, ये इनका नाम है। आसफ की पुत्री हैं आरजूमंद बानू बेगम। क्लियर है ना? अब बच्चों, हमको एक चीज़ जानना है कि आरजूमंद बानू जो बेगम हैं, ठीक है, इन्हीं को ही मुमताज़ कहा जाता है और ताजमहल इसी मुमताज़ की स्मृति में बना हुआ एक कब्र है। ठीक है ना? अब आरजू के बारे में एक चीज़, या मुमताज़ के बारे में आप एक चीज़ जान लें कि मुमताज़ बांसुरी की बहुत अच्छी प्लेयर थी, बांसुरी की प्लेयर थी। और इनको जो बांसुरी बजाना सिखाया था, इनके टीचर हैं, बांसुरी के टीचर हैं कौन? बंसीधर मिश्र हैं। बंसीधर मिश्र इनके बांसुरी के टीचर हैं। क्लियर? शेष मैटर हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, जब कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे। अभी हम लोग वन साइडेड होकर के केवल पॉलिटिकल मैटर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि बच्चों, अब हमको चाहिए कि शाहजहां ने अपने काल में किन किन विद्रोहों को देखा है। तो आप हेडिंग डाल देंगे, शाहजहां के काल के विद्रोह। तो आइए देखते हैं विद्रोह के बारे में। विद्रोह तो बच्चों, शाहजहां के काल का जो पहला विद्रोह है वह खान ए जहां लोदी का है। अब ये जो खान ए जहां लोदी है, ये है कौन? आप कहेंगे कि सर अफगान है। ये कहाँ थे? आप कहेंगे यह शहजादे परवेज के संरक्षक थे। ये शहजादा परवेज तो आप पढ़ चुके हैं ना, औरंगजेब जहांगीर के बेटे हैं। तो अब ये जो परवेज हैं, ये संरक्षक, इन्हीं परवेज के संरक्षक थे खान जहां लोदी। क्लियर है ना? अब हमको एक बात याद रखना है। ठीक है, जब परवेज मर गया, ठीक है, दक्षिण के सूबेदारी के रूप में जब परवेज मर गए, तो दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया गया? खान जहां लोदी को बनाया गया। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है? दक्षिण में तो ये हो रहा है, खान जहां लोदी दक्षिण के सूबेदार बन गए। और उत्तर में क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे कि सर, उत्तर में दो लोग सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक शाहजहां और दूसरे शहरयार। तो इसका मतलब बादशाह तो डिस्टर्ब है। ठीक है, तो इस अशांति का लाभ उठाया किसने? खान जहां लोदी ने उठाया। कैसे उठाया? इसने खान जहां लोदी ने, जब ये दक्षिण का सूबेदार बन गया है, तो ये करता क्या है कि जो बालाघाट था, बालाघाट की ये जो जागीर है, ये किसे बेच देता है? अहमदनगर के हाथों में बेच देता है। लेकिन परिस्थितियों में एक बदलाव आ रहा है। क्या बदलाव आ रहा है? शाहजहां हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। तो जब शाहजहां हिंदुस्तान के बादशाह बन जाएंगे, तो ये क्या करेगा? खान जहां लोदी क्षमा मांगेगा। ठीक है, तो जब ये सॉरी बोलेगा, तो खान जहां लोदी को इन्होंने माफ़ी भी दिया और कहा कि आप केंद्र में आ जाइए, केंद्रीय सेवा में आ जाइए, आगरा आ जाइए। तो आगरा जब ये आता है, तो इसके मन में क्या है? वो गलत अवधारणा बनी हुई है मुगलों के खिलाफ। तो ये करता क्या है? खान जहां लोदी, ये जो नॉर्थ वेस्ट है या उत्तर पश्चिम है,
उत्तर पश्चिम के अफगानों के साथ लगातार यह बगावत के लिए उनको उकसा रहा था और लगातार उनके साथ पत्र व्यवहार भी कर रहा था। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में जब ये भेद खुल जाता है तो खाने जहां लोदी अपने बेटे अजीज कामिल के साथ, ठीक है, अजीज कामिल के साथ ये बगावत कर देता है। ठीक है, अब इसकी बगावत का दमन करने के लिए किसी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, और वह कौन था? तो आप याद रखिएगा, अबुल हसन को नियुक्त किया गया था। बादशाह शाहजहां ने किसे नियुक्त किया था? अबुल हसन को नियुक्त किया था। क्लियर ना बच्चों? अबुल हसन को नियुक्त किया गया था और यह, ठीक है, बांदा के पास कालिंजर में, ठीक है, माधो सिंह नाम के एक बंदे ने, ठीक है, इस बाप और बेटे दोनों की हत्या कर दिया और आज भी, ठीक है, यहाँ पर इनकी संयुक्त मज़ारें पड़ी हुई हैं। तो आपको याद रखना होगा कि बादशाह शाहजहां के काल की पहली बगावत क्या है। पहली बगावत देखिए, हमने लिख दिया पहली बगावत। ठीक है, तो पहली बगावत किसकी है? अफगानों की है और इसका नेता कौन है? खाने जहां लोदी हैं। और इसी के पक्ष में उत्तर पश्चिम भी अशांत रहेगा। जितने भी अफगान होंगे वो अफगान बगावत करते रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसे बाद में देखेंगे उत्तर पश्चिम में। अब हमारा सेकंड विद्रोह आता है शाहजहां के काल में, बुंदेला विद्रोह। ठीक है, अब बच्चों ये बुंदेला क्या है? बुंदेला विद्रोह ये देखिए शुरू तो हो जाता है 1628 में, लेकिन अगर ये देखा जाए कि यह बहुत दिनों तक चल जाता है, मतलब 35 तक चलता रहता है। एक्जैक्टली है क्या, मैटर है क्या? देखिए, यही बुंदेलखंड है जहाँ के बुंदेला थे बीरदेव सिंह। बीरदेव सिंह ओरछा किंग थे और इसी बीरदेव सिंह का प्रयोग करके, बीरदेव सिंह बुंदेला का प्रयोग करके जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या कराया था। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी से, अबुल फजल की जो लूटी हुई प्रॉपर्टी थी, उसी से केशव देव राय मंदिर का निर्माण मथुरा में कराया गया था, जिसे बादशाह औरंगजेब तोड़ेंगे, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और जब ये बीरदेव सिंह बुंदेला 1627 में मर जाते हैं, जहांगीर भी 1627 में मरे थे, जहांगीर का बड़ा अच्छा दोस्त है ये। तो जब ये 27 में मर जाते हैं बच्चों, तो इनके स्थान पर आते हैं जुझारू सिंह। जुझारू सिंह, ठीक है। अब देखिए, आगरा की राजनीति में परिवर्तन आया। अब आगरा की राजनीति में परिवर्तन ये आ रहा है कि शाहजहां बादशाह बन जाते हैं। तो ये जुझारू सिंह करता क्या है कि चापलूसी में शाहजहां के पास आ जाता है, आगरा आ जाता है। अब बुंदेलखंड ये किसको सौंपेगा? तो आप कहेंगे अपने बेटे विक्रमाजीत सिंह को सौंपेगा, जीत सिंह को सौंपेगा। अब विक्रमाजीत सिंह करता क्या है कि पूरे बुंदेलखंड के लोगों को तबाह कर रखा है, अनावश्यक राजस्व इकट्ठा करता है। ठीक है, तो अब शाहजहां को जब जानकारी मिल गई तो शाहजहां ने क्या किया? जांच करा दिया। जांच में यह दोषी पाए जा रहे हैं। तो अब शाहजहां करते क्या है जुझारू सिंह से कहते हैं कि भाई आप अपनी जो रियासत है बुंदेलखंड, उसके आय व्यय का हिसाब दीजिए। अब ऐसी स्थिति में ये करेगा क्या? जुझारू सिंह अपने बेटे विक्रमाजीत सिंह के साथ जो है, ठीक है, यह बगावत कर देगा। ठीक है ना। और जब ये बगावत कर देगा तो बगावत के दमन के लिए तो बहुत कोशिश किया गया, बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाया था शाहजहां ने इन दोनों के प्रति। लेकिन जब नहीं बात बनी तो इन्होंने 1635 में अपने बेटे औरंगजेब को निर्देश दे दिया कि वह इन दोनों के खिलाफ अभियान करे। ठीक है, तो औरंगजेब जब अभियान करते हैं तो ये जुझारू सिंह और विक्रमजीत सिंह भाग करके गोंड के जंगलों में चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे? गोंड के जंगलों में चले गए। ठीक ना बच्चों। जब ये गोंड के जंगलों में चले जाएंगे तो आपको एक बात याद रखना होगा कि औरंगजेब ने तुरंत कहा कि इस पूरे के पूरे लोगों को, जो पूरे क्षेत्र को घेर दिया जाए। और
ठीक है, इनको पकड़ा जाए। तो इससे गोंड जो जनजाति है यह भयभीत हो गई कि यार हम लोग अनावश्यक मारे जाएंगे। तो इन गोंडों ने क्या किया, इन दोनों की हत्या करके और ठीक है काम को मतलब जो उसका शव है यह औरंगजेब तक भेज दिया। ठीक है ना। इस प्रकार से बुंदेला बगावत का दमन हो गया। अब आपको देखना है पुर्तगालियों से संघर्ष क्या है इनका। ठीक है, शाहजहां का पुर्तगालियों से क्या रिश्ता है, क्यों बगावत कर रहे हैं पुर्तगाली। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या बगावत का दौर चल रहा है इनका। ठीक है, पुर्तगालियों से ठीक है संघर्ष क्यों कर रहे हैं, पुर्तगालियों से क्यों संघर्ष हो रहा है। तो पहली बात आप याद रखिएगा, जब जहांगीर हिंदुस्तान के बादशाह थे तो उस समय कांधार निकला था। ठीक है, और कांधार को लाने की कोशिश में ठीक है बेगम नूरजहां और शाहजहां के बीच संबंध बिगड़े थे। ठीक है ना, बिगड़े थे। और ऐसी स्थिति में शाहजहां बगावती बन गए थे। ठीक है, और बगावती बन करके यह बंगाल आए थे। कौन, शाहजहां, यह बंगाल आए थे। बंगाल क्यों आए थे, क्योंकि यहीं पर पुर्तगाली रहते थे। तो इनको चाहिए था कि पुर्तगालियों से हमको कुछ आर्थिक और सैनिक सहयोग मिल जाए। ठीक है, किसको, शाहजहां चाह रहे हैं, लेकिन पुर्तगाली क्या चाहते थे। पुर्तगालियों की नज़र थी शाहजहां के साथ चल रही इनकी पत्नी मुमताज पर, और इनके साथ चल रही जो महिलाएं हैं उन पर। फिलहाल बेचारे शाहजहां किसी तरह से भाग करके आ गए थे, और इलाहाबाद में आकर के इन्होंने क्या किया था, महावत खां के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक आपने मैटर जाना। तो आपने देखा कि ये तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात, जब ये शाहजहां हिंदुस्तान के बादशाह बनते हैं तो सबने बधाई दिया, लेकिन पुर्तगालियों ने कोई बधाई नहीं दिया। तीसरी बात क्या है, देखिए ये पुर्तगाली करते क्या थे, जो साप्ताहिक हाट लगती थी, साप्ताहिक हाट लगती थी, इन्हीं साप्ताहिक हाटों में ये अचानक छिपे रहते थे कहीं, और उसके बाद शाम को जब व्यापारी अपना माल बेच करके जाने लगते थे तो ये अचानक अटैक कर देते थे, और अटैक करने के बाद पूरे हाट को लूट लेते थे। ठीक है, एक चौथी बात भी है पुर्तगालियों का। पुर्तगाली करते क्या थे कि जो व्यक्ति कमाऊ था, कमाऊ मतलब अर्नर, उसी के बूढ़े माँ बाप का ये अपहरण कर लेते थे। बूढ़े माँ बाप का, माँ और पिता का ये अपहरण कर लेते थे, और उसके बाद फिरौती लेते थे। एक तत्कालिक कारण भी है। ठीक है, आगरा में मुमताज मर चुकी थी। ठीक है ना, तो जब आगरा में मुमताज मर चुकी थी तो यहाँ की जो शहजादियाँ थीं, हरम की शहजादियाँ थीं, अन्य बेगमें थीं, वह एक चंज यात्रा पर जाना चाहती थी, परिवर्तन यात्रा पर जाना चाहती थी, और इस सिलसिले में वो बंगाल गई थी। लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया, इनमें से कई शहजादियों को, लड़कियों को मतलब गायब कर दिया। और ऐसी स्थिति में शाहजहां अब तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो ऐसी स्थिति में शाहजहां ने बंगाल के जो गवर्नर हैं या सूबेदार हैं कासिम खां, उन्हीं को आदेश दे दिया कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। और ये पुर्तगाली ठीक है बड़ी संख्या में मारे गए। ठीक है, और इस तरह से पुर्तगालियों का उन्होंने दमन कर लिया। अब प्रश्न आता है कि बादशाह शाहजहां की हमारी
दक्षिण नीति क्या है। ठीक है, तो इनकी जो दक्षिण नीति है, पहली चीज तो आप याद रखेंगे क्यों है दक्षिण नीति इन्होंने क्यों बनाई। दक्षिण नीति इनकी क्यों बनती है बच्चों। ठीक है, तो एक तो देखिए बादशाह शाहजहां की महत्वाकांक्षा है। यार ये तो कोई मतलब ही नहीं है, जब महत्वाकांक्षाएं लोगों को के अंदर जग जाती हैं तो लोगों को औरों की या किसी की शांति से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा बात यह है कि दक्षिण की जो रियासतें हैं, ठीक है, यह मुगल विद्रोहियों का शरणालय है। मुगल विद्रोहियों का, ठीक है, मतलब मुगलों के खिलाफ जो भी विद्रोह किया, ठीक है, अगर वो इनकी रियासत में पहुंच गया तो वो क्या करेगा, ये लोग उसको शरण दे देते थे। मुगल विद्रोहियों का यह शरणालय था। ठीक है, तो मतलब मुगलों के दुश्मन को ये अपना दोस्त बनाते रहते थे। फिर इसके बाद ये लोग दक्षिण की जो रियासतें हैं वो शिया रियासतें हैं, तो ये लोग ईरान से निर्देशित होती थी और ईरान को ये बड़ा बड़ा राजस्व भी भेंट के रूप में देते थे। और जब यहाँ की बात आती थी कि भाई आपको आगरा को भी देना चाहिए, तो ये वहाँ पर कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये पड़ गया वो पड़ गया, सब तमाम बातें होती थी। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण नीति इन्होंने इसीलिए बनाई थी कि दक्षिण के राज्यों का को अंत करके उसे मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाए। तो इनकी पॉलिसी किसके प्रति गई, अहमदनगर के विरुद्ध गई। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये वही अहमदनगर है जिसको इनके दादा अकबर ने, ठीक है, मिलाने की कोशिश किया था, विलय करने की कोशिश किया था, आज पूरा नहीं विलय कर पाए, असफल रहे। फिर शाहजहां के पिताजी ने, जहांगीर ने भी कोशिश किया, लेकिन मलिक अंबर के सामने, ठीक है, जहांगीर भी सफल नहीं हो पाए। तो अब जब शाहजहां बादशाह बन गए, ठीक है, तो उनके मन में तो है ना कि हम इनको मिलाएं। तो अहमदनगर का जो सुल्तान था वह कौन था, मुर्तजा निजाम थे। और इनका वजीर कौन था, तो आप कहेंगे मलिक अंबर का एक बेटा है। वजीर मलिक अंबर का बेटा है कौन, फतेह अंबर। फतेह अंबर हम आपको फिर से बताएं। देखिए जब जहांगीर थे तो जहांगीर इसलिए असफल हो गए थे अहमदनगर को जीतने में, ठीक है, क्योंकि वहाँ के वजीर, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर थे और ये बहुत ही योग्य आदमी थे, गुरिल्ला युद्ध के भारत में जनक माने जाते हैं। उनके सामने ये सफल नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन 1627 में जहांगीर मरे थे, बुंदेला मरे थे और मलिक अंबर की भी मौत हुई थी। तो जब मलिक अंबर मर गए तो उनके स्थान पर कौन आ रहा है, मलिक अंबर के बेटे फतेह अंबर आ गए, ये नए वजीर बन रहे हैं। ठीक है, तो अब फतेह अंबर और मुर्तजा निजाम के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, तो फतेह अंबर को मुर्तजा निजाम ने जेल में बंद करा दिया। ठीक है, गिरफ्तार कराया, लेकिन मुगलों के से दबाव में आकर के, ठीक है, मुर्तजा निजाम ने इनको छोड़ा और माफ़ी भी दिया। लेकिन जब ये जेल से मुक्त होकर आया तो इसने मुर्तजा निजाम की ही हत्या कर दिया। ठीक है, और मुर्तजा निजाम के एक 10 वर्षीय बेटे हैं, कौन, हुसैन मिर्ज़ा। हुसैन मिर्ज़ा, ठीक है, या हुसैन निजाम लिख लिए, मिर्ज़ा ठीक लिखना ठीक नहीं है, हुसैन निजाम। क्लियर। तो देखिए जो हुसैन निजाम है ये माइनर बच्चे हैं, ठीक है ना, माइनर है ये, बच्चे हैं ये, तो इन्हीं को सत्ता सीन कर दिया गया। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि अहमदनगर की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। ठीक है, आंतरिक रूप से संघर्ष चल रहा है और इस बात से बेखबर नहीं था शाहजहां। शाहजहां सब कुछ जानते थे और अंतोगत्वा उन्होंने अपने सेनापति महावत खां को अहमदनगर पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। ठीक है, हुसैन निजाम को गिरफ्तार करके ग्वालियर भेज दिया गया और
1936 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। ठीक है। अब बच्चों एक बात आते हैं, और रियासतें कौन कौन हैं दक्षिण की? तो आप कह दोगे कि सर देखो दक्षिण की एक रियासत तो गई, लेकिन 2 रियासतें सिया रियासतें और हैं जिनका विलय करना शेष है। तो आइए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक है गोलकुंडा और दूसरा है बीजापुर। तो देखते हैं क्या नीति अपनाई जा रही है गोलकुंडा के खिलाफ। तो आइए बच्चों देखते हैं गोलकुंडा। तो गोलकुंडा का शासक कौन है पहले तो आप ये जान लीजिए, अब्दुल्ला कुतुब शाह है। कुतुब शाह ये क्या है? गोलकुंडा के सुल्तान हैं। क्लियर? अब देखिए ये लोग हमेशा एंटी मुगल वर्क करते थे। ठीक है। और बादशाह चाहते थे कि भाई हमारे दोस्ताना संबंध स्थापित हों और ठीक है हम आप मतलब गोलकुंडा के लोग या दक्षिण की रियासतें उनकी अधीनस्थ बन जाएं, लेकिन वो कोई करने को तैयार नहीं था। 1652 में ठीक है दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया गया था? मुगलों के दक्षिण प्रांत का आप कहेंगे कि सर औरंगजेब को बनाया गया था। शाहजहां के बेटे औरंगजेब को बनाया गया था। तो ये औरंगजेब जब वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहला तो काम ये करते हैं औरंगजेब कि मुर्शीद कुली खां के माध्यम से ठीक है वहाँ पर लैंड सुधार करते हैं। ठीक है। यही मुर्शीद कुली खां है जिसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। ठीक है। तो दक्षिण की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के बाद औरंगजेब ने क्या किया? गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ अभियान की योजना बनाने लगे। ठीक है। उसी समय एक प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब क्या प्रॉब्लम होती है? अब्दुल्ला कुतुब शाह का जो वजीर है जिसे गोलकुंडा में मीर जुमला कहा जाता था। ठीक है। यह कौन है? आप कहेंगे कि सर मोहम्मद सईद है। ठीक है। क्लियर? मीर जुमला नाम नहीं है, मीर जुमला एक पद है। तो मोहम्मद सईद क्या किया था कि कर्नाटक अभियान करके कर्नाटक को जीता था। ठीक है। लेकिन जब कर्नाटक की आय व्यय की जांच हुई और कुतुब शाह उसकी आय मांगने लगे तो यह जो मीर जुमला है ठीक है यह बगावत कर जाता है, और बगावत करके यह किसके पक्ष में आ जाता है? ठीक है, औरंगजेब के पक्ष में आ जाता है। मतलब औरंगजेब ने इसको हवा दे दिया कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुमसे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये औरंगजेब के साथ जुड़ गया। ठीक है। और इन्हीं दोनों ने मिल करके, किसने? मीर जुमला और औरंगजेब ने मिल करके कब? 1656 में ठीक है गोलकुंडा पर अटैक कर दिया। ठीक है। गोलकुंडा हारने वाला था, नो डाउट गोलकुंडा को हारना ही था, लेकिन आगरा से जहां आरा बेगम के दबाव में, मतलब बादशाह शाहजहां अपनी बेटी जहां आरा बेगम के दबाव में आकर के एक फरमान जारी कर देते हैं, आदेश पत्र जारी कर देते हैं ठीक है औरंगजेब के नाम कि तुम युद्ध बंद कर लो और गोलकुंडा के साथ समझौता कर लो। तो प्रश्न आता है कि आखिर जहां आरा ऐसा क्यों कर रही है? ठीक है। जब एक दुश्मन रियासत का अंत होने जा रहा था तो युद्ध बंद करने की बात इन्होंने कैसे कर दिया? क्योंकि जहां आरा को डर था कि यदि औरंगजेब गोलकुंडा को जीतते हैं तो औरंगजेब का कद बड़ा हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जहां आरा का सबसे प्यारा भाई दारा शिकोह का कद छोटा हो जाएगा, और दारा शिकोह तब हिंदुस्तान के तख्त के लिए इनके लिए मुश्किल होगी, मतलब बादशाह मुश्किल से बन पाएंगे, औरंगजेब लोकप्रिय हो जाएंगे, हो सकता है यही बन जाए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यह युद्ध बंद करा करके और गोलकुंडा का विलय नहीं किया गया, जो एक बड़ी भूल के रूप में देखा जाएगा।
अब हमारे सामने आता है बच्चों एक मैटर और बीजापुर का विलय या बीजापुर के साथ युद्ध। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि बीजापुर का सुल्तान कौन है। अली आदिल शाह है, आदिल शाह, ठीक है ना, अली आदिल शाह साहब हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर आक्रमण कौन करेगा? तो आप कहेंगे कि सर यही करेंगे। ये देखिए मीर जुमला और औरंगजेब ये दोनों मिलकर के किस पर अटैक करेंगे? अली आदिल शाह के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन बीजापुर भी हारा जाने वाला था, मतलब बीजापुर भी हार जाता। वैसे बीजापुर का साथ मराठा नेता शिवाजी ने भी किया था, शिवाजी भी मार दिए जाते यहाँ। अली आदिल शाह तो मारे ही जाते, बीजापुर का तो विलय हो जाता। ठीक है, और एक बहुत बड़े दुश्मन का अंत होने जा रहा था। लेकिन आगरा से फरमान आ गया, यही वही मैटर फिर से उठा देंगे। शाहजहां ने जहां आरा के दबाव में आकर के फरमान जारी कर दिया कि युद्ध बंद करो और संधि कर लो। ठीक है, तो बच्चों युद्ध बंद हो गया और संधि हो गई। ठीक है, और इस प्रकार से बीजापुर का भी विलय नहीं हो पाया। ठीक है, मराठे भी, उनको जीवनदान मिल गया, और जब जीवनदान मिल गया तो यही मराठे हैं जो जीवनदान पाने के बाद तो आप देखते हैं क्रिकेट की दुनिया में भी लोग चौके और छक्के मारते हुए 100-100 रन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही मराठों के साथ होगा। मराठों को जीवनदान मिल गया, मराठों को मौका मिल गया अपने आप की कमियों को देखने के लिए और अपने आप को ताकतवर करने के लिए। ठीक है ना, और अब हमारे सामने अगला जो पोर्शन आएगा वो क्या पोर्शन आएगा? तो बच्चों अब हमारे सामने आएगा उत्तर पश्चिम नीति, उत्तर पश्चिम नीति। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी। ठीक है, या आप कह सकते हैं अफगान नीति, अफगान नीति। तो हमने आपको शुरू में ही जैसे पहला विद्रोह बताना शुरू किया था खाने जहां लोदी का, तो हमने कहा था कि खाने जहां लोदी, ठीक है, उत्तर पश्चिम के अफगानों के साथ, ठीक है, पत्र व्यवहार कर रहा था और उन्हें बगावत के लिए उकसा रहा था। लेकिन वो तो खाने जहां लोदी मार दिया गया। तो जब खाने जहां लोदी मार दिया गया था तो खाने जहां लोदी के पक्ष में उत्तर पश्चिम में बगावत हुई थी। ठीक है, और वह पहली बगावत यूसुफजाई जनजाति की थी। यूसुफजाई जनजाति की बगावत थी। इसका नेता कौन था? कमालुद्दीन था। ठीक है, 1623 कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर ठीक है, इस बगावत का मुगल सेना ने दमन कर दिया। फिर दूसरी बगावत होती है हाट कबीलों की बगावत। ठीक है, हाट कबीले की बगावत होती है। तो हाटों का नेता कौन है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इस्माइल है। ठीक है, क्लियर। और ये बगावत कब हुई थी? आप कहोगे कि सर ये 1648 में हुई थी, और इनके विरुद्ध कौन गए थे? औरंगजेब गए थे, और जाहिर सी बात है कि औरंगजेब ने इनकी बगावत का दमन कर दिया था। ये हाट लोग किस क्षेत्र में हैं? आप कहेंगे कि सर ये बलूचिस्तान के क्षेत्र में ये शासन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हमको अगली बात करनी होगी, ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध। शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध देखना होगा। तो आइए देखते हैं शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध क्या है। ठीक है, क्लियर ना। तो एक मैटर छूट गया, शाहजहां की जो कांधार नीति है या मध्य एशिया नीति है। ठीक है, क्लियर। बेहतर यह है कि आप सीधे सीधे आप लिख सकते थे कांधार नीति। कांधार नीति ये क्या है? तो कांधार भारत से कब गया था? 1622 में गया था। अलग हो गया था। किसने छीना था? जहांगीर से। ईरान ने छीना था। लेकिन आप याद रखिएगा, एक वर्ड आ रहा है 1638 है, 1638।
ठीक है, क्लियर। 1638 का ये जो वक्त है इसमें क्या आएगा, इसमें शाहजहां ने या मुगलों ने क्या किया था, तो आप कह देंगे कि देखो सर 1638 में मुगलों ने कांधार का विलय कर लिया था, ठीक है, सैन्य कार्रवाई करके विलय कर लिया था, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि 1648 में, ठीक है, दो काम हुआ था भारत में। एक लाल किला पूरा हो चुका था, दूसरा जामा मस्जिद पूरी हो चुकी थी। तो इनका क्या चल रहा था, एक उत्सव चल रहा था। तो पूरी फौज कहाँ आई थी, तो पूरी फौज ये आ गई थी दिल्ली। तो इसी का मौका पा लिया था किसने, क्लियर, ईरान ने, और सैन्य कार्रवाई करके, ठीक है, कांधार पर पुनः अधिकार कर लिया। और उसके बाद कांधार पर बहुत 3 बार अभियान किए गए, 1648 में और 1649 में। तो खुद औरंगजेब ने अभियान किया था, ठीक है, लेकिन इसमें ये सभी असफल अभियान रहे हैं, ठीक है। मतलब 3 अभियान हुए हैं, 2 अभियान औरंगजेब ने किया है, एक अभियान जो है, ठीक है, 52 में किसने किया था, 1652 में दारा शिकोह ने किया था, और ये तीनों ही अभियान असफल रहे हैं। हाँ, एक मैटर आप याद रखिएगा कि 1638 में जब कांधार का विलय हुआ था, तो वह विलय किसने किया था, आप कहेंगे ईरान के जो गवर्नर थे अली मर्दान, ठीक है, इसी अली मर्दान ने क्या किया था, इसका मतलब विलय की घोषणा कर दिया था, क्लियर है ना। तो बच्चों, अली मर्दान ने विलय की घोषणा क्यों कर दिया, तो आप कहेंगे क्योंकि ईरान, ठीक है, पहले तो कांधार के से जो राजस्व आती थी उसके हिसाब किताब नहीं मांगता था। क्यों नहीं मांगता था यार, वो उसका कारण क्या था कि कांधार आसान था। लेकिन जब कांधार में शांति हो गई तो ईरान ने अली मर्दान से कहा कि आप कांधार के आय व्यय का हिसाब दीजिए। तो ऐसी स्थितियों में ये देना चाहेगा नहीं। तो अब उस समय मुग़ल अधिकारी अली मर्दान से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम विलय भी कर दो, तुमसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, आगरा में भी तुमको कोई पद दे दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 1638 में कांधार का विलय किया गया था, लेकिन 1648 में कांधार निकल गया था। अब आइए हम लोग उत्तराधिकार का युद्ध पढ़ लेते हैं। तो उत्तराधिकार के युद्ध में पहली बात तो आप याद रखिएगा कि उत्तराधिकार का युद्ध मुगलों में होता ही रहा, मुगलों में ही नहीं मुसलमानों में होता रहा, ठीक है। क्यों होता रहा, क्योंकि इस्लाम उत्तराधिकार का कोई नियम ही नहीं देता, ठीक है। तो अब हमको देखना है उत्तराधिकार का युद्ध। तो पहली चीज, आप शाहजहां के जो बेटे हैं उनको आप देख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों, जो शाहजहां के बेटे हैं उसमें देखिए, एक तो दारा शिकोह हो गए, दारा शिकोह हो गए, और दूसरे कौन हुए, दूसरे हो गए शाह शुजा, तीसरे हो गए औरंगजेब, और चौथे कौन है, मुराद, ठीक है। ये इनके 4 बेटे हैं। बेटियों की जहां तक बात किया जाए तो जहां आरा बेगम इनकी बड़ी बेटी है, इसके बाद कौन सी बेटी है, तो आप कहेंगे कि सर गोहन आरा है, और ये है रोशन आरा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, हमने सबके नीचे लिखा है, ठीक है। एग्जैक्टली जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो जहां आरा बेगम दारा शिकोह का पक्ष लेती हैं, गोहन आरा शाह शुजा का लेती हैं, और औरंगजेब का साथ रोशन आरा लेती हैं, ठीक। देखिए, जो दारा शिकोह है इनकी लोकेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि दारा शिकोह सर ये आगरा और दिल्ली में रहते हैं, और शाह बुलंद ए इकबाल, शाह बुलंद ए इकबाल
कि यह उपाधि धारण करते हैं। एक बात तो इनके साथ ये रही। दूसरी चीज़, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, ठीक है। विद्वान के साथ ये उदार भी हैं। इनका हिंदू और मुसलमान, जो उदारवादी मुसलमान है उसमें भी इनकी पकड़ है, राजपूतों में इनकी ज़्यादा पकड़ है, इसलिए इनको राजपूतों का नेता माना जाता था, ठीक है। और ये जो सासुजा हैं, ठीक है, ये इनकी क्या स्थिति है, तो आप कहेंगे सर ये बंगाल के सूबेदार हैं, ठीक है। ये भी बहुत खूबसूरत थे, बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं, लेकिन इनकी एक कमी है, वो ये है कि इनके जो हरम है, मतलब जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, उन स्त्रियों के चक्कर से ये कभी बाहर नहीं निकल पाए, मतलब उनके पल्लू में ही बंधे रह गए, ठीक है। तो ऐसे लोग से इतिहास नहीं बनाया जाता, या ऐसे लोग इतिहास नहीं बना सकते। अब ये जो औरंगजेब हैं, ये दक्षिण के सूबेदार हैं, और ये थोड़ा सा दीनी आदमी है, धार्मिक आदमी है। बच्चों, हम लोग औरंगजेब को ही पढ़ रहे थे, तभी पावर कट हो जाने के कारण डिस्टर्ब हो गया था। उसके लिए हम एक बार पुनः आपसे क्षमा चाहेंगे। तो यहाँ आपको ये देखना था कि औरंगजेब दक्षिण के सूबेदार हैं, ये दीनी आदमी है। और एक चीज़ लेनपुल ने इनके बारे में कहा था, किसने? लेनपुल ने, कि ये समय के साथ बदलने के लिए, जैसे मौसम के साथ ये बदलने की क्षमता रखते थे, समय के साथ बदलाव आ जाता था इनके, और इसलिए कहता है कि वह कहते हैं, लेनपुल कहते हैं कि इसलिए वो हिंदुस्तान की तख्त और ताज के लिए, ठीक है, उपयुक्त है। और ये जो मुराद हैं, ये मुराद कहाँ हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये तो गुजरात में थे, गुजरात के ये सूबेदार थे, ठीक है, क्लियर। और ये भी क्या है? सासुजा की ही कॉपी है, मतलब चारित्रिक कमियां इनके अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। आप देखिए, एक वक्त आता है, सितंबर का महीना है, 1657 है, और एक अफवाह आती है कि शाहजहां मर गए। क्यों मर गए? क्यों अफवाह फैल गई? क्योंकि शाहजहां इस दिन झरोखा दर्शन पर नहीं आए थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, और उस तबीयत खराब का अफवाह लोगों ने बना दिया था। तो यह अफवाह कहाँ पहुँच गई थी? बंगाल पहुँच गई थी, ठीक है। और शाहजहां के इसी बेटे ने पहली बार क्या किया, ठीक है, बगावत कर दिया और अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया, और ये आगरा की ओर चल देते हैं, ठीक है ना। तो जब आगरा की ओर चलेंगे तो भाई इनको तो कोई रोकेगा ना, तो वो है दारा शिकोह। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से युद्ध लड़े जाते हैं शाहजहां के बेटों के बीच, ठीक है। तो बच्चों, एक इलाहाबाद के पास स्थान है बहादुरपुर, बहादुरपुर का युद्ध। ये बहादुरपुर का युद्ध कब हो रहा है बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर यह 14 फरवरी को होता है, 1658 को होता है, ठीक है ना। 14 फरवरी 1658 को हो रहा है बहादुरपुर का युद्ध, ठीक। अब किसके किसके बीच होता है? सुजा, जिसे हमने शाह सुजा कहा था, सुजा, और ये शाही फौज है। शाही फौज किसकी है? दारा शिकोह की है, भाई बादशाह के उत्तराधिकारी के रूप में काम कर रहे थे दारा शिकोह। तो दारा शिकोह की इस फौज का नेता कौन है? 2 लोग हैं, एक हैं दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह हैं, और दूसरे हैं जय सिंह। और इस युद्ध का परिणाम क्या आएगा? सुजा हार जाएंगे और सुजा वापस चले जाएंगे, ठीक है। और अब ये देखिए, जब बहादुरपुर का युद्ध चल रहा था, उसी समय
एक संधि समझौता हो रहा था, एक समझौता हो रहा था, एक संधि हो रही थी, ठीक है। किसके बीच हो रही थी? तो आप कहेंगे कि सर औरंगजेब और मुराद के बीच हो रही थी, ठीक है। तो ये देखिए धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध बच्चों ये कब होता है? तो मेरी समझ से ये 15 अप्रैल 1658 को होता है। ये 15 अप्रैल 1658 को हो रहा है धर्मत का युद्ध, ठीक है ना। अब हमको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर थिंक करना है। क्या थिंक करना है? कि यह युद्ध संघ और शाही फौज के बीच होता है। यह संघ किसका बना है? आप कहेंगे सर औरंगजेब का है, जेब का और मुराद का है। इन दोनों भाइयों ने आपस में एक संधि कर लिया है। क्या संधि कर लिया है? कि देखो आओ हम लोग हिंदुस्तान के तख्त के लिए मिल करके लड़ते हैं, और जब हम लोग युद्ध जीत जाएंगे तो हिंदुस्तान को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है, ठीक है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है, अफगानिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तुम बन जाना, मुराद को दे दिया जाएगा और शेष औरंगजेब को दे दिया जाएगा। तो ये संघ बना था। और जो शाही फौज थी दारा शिकोह की, इसके 2 सेनापति थे। एक थे जसवंत सिंह और दूसरे कौन थे? कासिम खां थे। तो इन दोनों में ही आपस में संघर्ष था। कासिम और जसवंत दोनों ही आपस में, ठीक है, एकता नहीं थी। फिलहाल धर्मत के जो युद्ध है उसमें शाही फौज युद्ध हार जाती है। क्लियर? और अब हम लोग चलते हैं, अगला युद्ध जो है वो है सामूगढ़ का युद्ध। धर्मत कहाँ पड़ता है? आप कहोगे कि सर ये उज्जैन में पड़ता है, ठीक है। और अब सामूगढ़ का युद्ध, ये सामूगढ़ कहाँ है? आप कहोगे कि सर ये आगरा के पास है, ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। और ये सामूगढ़ का जो युद्ध है इसकी डेट है क्या? इसकी डेट जी, इसकी डेट 29 मई होना चाहिए। 29 मई, 21 मई नहीं, 29 मई 1658 है जी, यही डेट है, मैं कंफर्म 29 मई 1658, ठीक है। ये क्या है? सामूगढ़ का युद्ध है। अब इसमें किसके किसके बीच युद्ध हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर यह संघ है। संघ आप समझ रहे हैं औरंगजेब और मुराद का है, और ये जो दूसरा है ये शाही फौज है, ठीक है। तो शाही फौज के नेता कौन है? तो आप कहेंगे खुद दारा शिकोह यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। और इस फौज में, ठीक है, या इस युद्ध में शाही फौज युद्ध हार जाती है, ठीक है। अब दारा शिकोह ये भागने के लिए बेबस हो जाते हैं, ठीक है। जब ये दारा शिकोह भाग करके कहाँ जाते हैं? ये सिंध चले जाते हैं, ठीक है। दारा शिकोह भाग करके अपनी पत्नी, ठीक है, नादिरा बेगम और दारा शिकोह ये भाग करके कहाँ गए हैं? तो आप याद रखिएगा ये भाग करके सिंध चले गए थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए युद्ध किसने जीत लिया है? संघ ने जीत लिया है। कौन कौन है संघ में? औरंगजेब हैं और मुराद हैं। तो इन्होंने युद्ध जीत तो लिया। तो ये हुआ था ना कि भाई हम साम्राज्य को बांट लेंगे, ठीक है। लेकिन जब युद्ध जीत लिया तो मुराद ने क्या किया? अपने को बादशाह घोषित कर दिया। तो औरंगजेब अब करेंगे क्या? मुराद के विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। और मुराद को इन्होंने, औरंगजेब ने 25 जनवरी, ठीक है, कब? 25 जनवरी नहीं, जून है, जून, ठीक है, को ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे कि सर 1658 को इन्होंने मुराद को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, मुराद को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है।
और कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी? आप कहेंगे मथुरा से गिरफ्तारी हुई थी, और 61 में इन्होंने मुराद की हत्या करवा दिया था, तो मुराद का भी गेम खत्म हो गया। ठीक है। एक अगला युद्ध है खजुआ का युद्ध। मुराद का अंत हो गया और अब बादशाह कौन बन गया है? औरंगजेब बादशाह बन चुके हैं। ठीक है ना। अब बच्चों खजुआ ये फतेहपुर के अंदर है, और ये युद्ध कब हो रहा है खजुआ का युद्ध? तो आप कहोगे नहीं 5 जनवरी को होता है। 5 जनवरी 1659 को होता है। खजुआ फतेहपुर में है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है खजुआ, फतेहपुर, और फतेहपुर में ही स्थित है खजुआ और युवा, ये सब स्थान है। ये युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? वही बंगाल के शाह शुजा पुनः अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, और इनके विरुद्ध कौन कौन है? आप कहेंगे कि सर मीर जुमला है और जसवंत सिंह है। ठीक है। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है? मीर जुमला और जसवंत सिंह आपस में लड़ गए, और जसवंत सिंह अपने ही कैंप को लूटने लगे, और ये लूट करके मारवाड़ भाग गए थे। ठीक है। फिर औरंगजेब ने मीर जुमला का सहयोग दिया था। ठीक है। इसमें शाह शुजा हार गए थे। ठीक है ना। जब शाह शुजा हार गए तो मीर जुमला इनका पीछा करता रहा। ठीक है। इनका पीछा करता रहा, और पीछा करते करते ये अराकान तक आया, लेकिन अराकान के बाद शाह शुजा का इतिहास नहीं मिल पाता कि शाह शुजा क्या हुए, मर गए या मार दिए गए। ठीक है। ये जानकारी नहीं मिल पाती। और फिर अंतिम जो युद्ध है वो है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध, तो बच्चों जो देवराई का युद्ध है ये कब होता है? आप कह दोगे सर 13 मार्च को होता है। 13 मार्च 1659 को होता है। ये किसके किसके बीच में है? दारा शिकोह के बीच में है। ठीक है। और औरंगजेब की फौज के बीच है। ठीक है। इसका परिणाम क्या आएगा? दारा शिकोह युद्ध हार गए, मतलब ये हारे, और हार करके ये पुनः कहाँ आते हैं? सिंध आते हैं। सिंध में कहाँ आते हैं? सिंध में दादर आते हैं। और दादर में कौन रहता है? आप कहेंगे मलिक जीवन नाम का एक इनका विश्वासी आदमी है। ठीक है। और मलिक जीवन जो है ये इनका विश्वासी आदमी है, लेकिन इसी ने औरंगजेब की फौज को सूचित कर दिया दारा शिकोह के लोकेशन के बारे में कि वो इन्हीं के यहाँ रहती है। फौज पहुँच जाती है, दारा शिकोह को गिरफ्तार करती है। नादिरा यहीं पर दम तोड़ जाती हैं। ठीक है। नादिरा बेगम यहीं पर मर जाती हैं, और इनको यहीं पर सिंध में ही, ठीक है, दफन किया गया था। वैसे जब नादिरा का दफन हो रहा था तभी ये दारा शिकोह गिरफ्तार हुए थे। दारा शिकोह को लाया गया, जहाँ इनको कोड़ों से पीट करके मार डाला गया, और दारा शिकोह को ले जा करके, ठीक है, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में दफन कर दिया गया। हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में इनको दफन कर दिया गया था बच्चों। ठीक है। और कौन बन जाएगा अब बादशाह? तो आप कहोगे कि सर अब बादशाह बन गए हैं औरंगजेब। ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? औरंगजेब को पढ़ेंगे। ठीक है। और आप इसका लाभ उठाते रहिए। ठीक है। मैं इसके बाद से ही, ठीक है, आपके बीच में टेस्ट की कंटिन्यूअस श्रृंखलाएं शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है। ताकि आप अपने कल को बेहतर बना सकें। ठीक है। लेकिन हम आपसे एक बात ये कहना चाह रहे थे कि जिस समय औरंगजेब बादशाह बने हैं उस समय शाहजहां जिंदा हैं। शाहजहां तो 1666 में मरेंगे। ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कि शाहजहां के जो दुर्दिन हैं, अंतिम जो दिन हैं, वो काफ़ी गर्दिशों में रहे हैं। गर्दिश कैसा रहा कि जब शाहजहां मर जाते हैं तो इनके जनाजे को कोई शाही व्यवस्था के तहत सम्मान नहीं मिला, अपितु इनके नौकरों ने और हिजड़ों ने, ठीक है, शाहजहां को कंधा दिया था, और कंधा दे करके इन्हें इनकी बेगम मुमताज़ महल के, ठीक है, कब जो मकबरा है उसी के बगल में इनको दफन किया गया है। तो मतलब
शाहजहाँ के जो दिन हैं ये काफ़ी गर्दिशों में रहे हैं, ठीक है। औरंगजेब से इनकी नहीं पटी है और यहाँ तक कि ये पानी के एक एक बूंद पानी के लिए भी परेशान थे। और इनका एक प्रसिद्ध कोटेशन भी है शाहजहाँ का कि औरंगजेब से वो कहते हैं कि अरे औरंगजेब, सुना तो ये है कि हिंदू लोग अपने पितरों को भी पानी देते हैं, जो मर चुके हैं उनको भी पानी देते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारा वह अभागा बाप हूँ जो 2 वक्त की रोटी और पानी के लिए तड़प रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो हिंदुस्तान के शहंशाह शाहजहाँ रहे हैं, इनके अंतिम दिन अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, थैंक यू, आज इतना ही।